नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के बारे में और पीपीबी के मॉड्यूल बी से रिलेटेड हम 3 नए चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के टोटल 3 पार्ट्स होने वाले हैं, यानी कि इन चैप्टर्स के 3 पार्ट रहेंगे। 3 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट होंगे और उससे पहले भी हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पीपीबी के ही। अगर आप चाहते हैं कि आप उन वीडियोस को गो थ्रू करें, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको उन वीडियोस की पीडीएफ फाइल भी मिल जाए, तो आपको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना है हमारी एप्लीकेशन को, जो कि अवेलेबल है एट द लिंक iibf.info। आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिंक भी मिल जाएगा। iibf.info/app के ऊपर जाकर के यू कैन बी डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन। अगर आप iOS यूजर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा GEGKT। मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर है JIB फ्री पैक, जहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगी और वीडियो क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए, आज का हम ये सेशन करते हैं स्टार्ट, लेकिन आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स को, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स को और साथ के साथ टाइप्स ऑफ चार्जेस के क्वेश्चंस को। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर इट सेज अ बैंक हैज एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ रुपीज 15 लाख टू अ फर्म secured by a mortgage on its commercial building. Upon default, the bank wants to enforce the security interest in the most efficient manner. According to the provisions outlined, what is the bank's most direct course of action to sell the property, assuming all necessary legal formalities are observed? So, which is going to be the correct answer? तो क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं। द बैंक मस्ट फर्स्ट फाइल अ सूट इन द डीआरटी सिंस इट्स अ कमर्शियल लोन regardless of the amount. The bank must file suit before the local civil court for recovery as the outstanding amount is less than 20 lakh rupees threshold for DRT. The bank can proceed to sell the property, immovable property, without any court intervention by invoking provisions of the SARFAESI Act 2002. The bank can only take symbolic possession under the SARFAESI Act, but must obtain a final sale order under the DRT to complete the transaction. So what would be the correct answer? So देखो, एलिजिबिलिटी अगर आप चेक करें रिलेटेड टू डीआरटी, तो मिनिमम आपका जो लोन अमाउंट है वो 20 लाख रुपीज का होना चाहिए। ये पहली चीज होती है, राइट। दूसरी चीज जो यहां पर क्वेश्चन में हमें कही गई है, अमाउंट जो है वो 15 लाख का है, तो डेफिनेटली डीआरटी में केस तो नहीं जाएगा। तो केस जो है वो सरफेसी में जा सकता है। जो डेप्ट बेसिकली सिक्योर्ड डेप्ट है, लाइक अगेंस्ट मॉर्गेज है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो वो कोई आपका सरफेसी में जा सकता है। लोन अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, डेट इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन होती है कि लोन आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है कि आपका आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो है, वो उसके 20% या उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड यहां पर ये सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो डेफिनेटली केस जो है वो सरफेसी एक्ट में जा सकता है। सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। वो बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो केस लगेगा वो सेक्शन 13 ऑफ द सरफेसी एक्ट के अंदर लगेगा। अगर बोरो ने डिफॉल्ट कर दिया है, लोन को क्लासिफाई कर दिया गया एनपीए के तहत, तो बैंक एक डिमांड नोटिस सर्व करेंगे। 13(2) का नोटिस कहते हैं उसको, 60 डेज का नोटिस होता है, ताकि वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर पाए। अगर बोरोर फेल हो जाता है तो बैंक पोजेशन ले सकते हैं सिक्योर्ड एसेट का, कमर्शियल बिल्डिंग का, और उसे बेच सकते हैं अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए। लेकिन उससे पहले उनको पोजेशन, उनको नोटिस टू सेल का भी देना पड़ता है, वो पब्लिकेशन भी करनी पड़ती है। सो यू नीड नॉट टू गो थ्रू एनी लेंथी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लाइक सिविल कोर्ट में या डीआरटी में जाओ, आप सिर्फ इसी के तहत प्रोसीड कर सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. A bank is formulating its policy for pricing new floating rate loans to comply with the latest RBI directives on external benchmarks. Which of the following policy decisions would be fully compliant with the guidelines for external benchmark linked loans introduced from October 1, 2019? तो अक्टूबर 1, 2019 के हिसाब से जो एक्सटर्नल बेंचमार्क गाइडलाइंस हैं, वो कौन सी चीजें फुलफिल हो रही हैं, फुली कंप्लाइंट है डिसीजन, उसके बारे में हमने बताना है। अब अगर हम की रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो पहली चीज है कि ये चीज अलाउ की गई थी, डेट वन कैन बी यूजिंग द
एक्सटर्नल बेंचमार्क्स, यानी कि जितने भी नए फ्लोटिंग रेट होंगे, चाहे पर्सनल है, चाहे रिटेल लोन्स हैं, वो किसी ना किसी बेंचमार्क के साथ लिंक्ड होने चाहिए, चाहे वो आरबीआई का रेपो रेट हो, चाहे वो एफबीआईएल के द्वारा पब्लिश किया हुआ 3 महीने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरी बिल यील्ड हो, या 6 महीने का ट्रेजरी बिल यील्ड हो, या कोई और बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट जो पब्लिश किया हो एफबीआईएल ने, उससे रिलेटेड हो। फर्दर आपको यूनिफॉर्म बेंचमार्क का इस्तेमाल करना है विद इन द पर्टिकुलर लोन कैटेगरी। बैंक जो है एक सिंगल एक्सटर्नल बेंचमार्क का इस्तेमाल करेगा फॉर ईच लोन कैटेगरी, राइट। मल्टीपल बेंचमार्क्स का सेम कैटेगरी में इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। फर्दर फ्लेक्सिबल स्प्रेड एंड फर्दर कंडीशंस भी रखी गई हैं। बैंक्स को फ्री रखा गया है कि वो अपना स्प्रेड अपने हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि क्रेडिट रिस्क प्रीमियम या और जो कंपोनेंट्स है शामिल कर सकते हो, लेकिन जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम होगा वो सिर्फ तभी चेंज हो सकता है अगर बोरोर का क्रेडिट असेसमेंट एक सब्सटेंशियल चेंज होता है उसमें, या फिर म्यूचुअली अग्रीड जो टर्म्स हैं उनके हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट को चेंज कर पाएंगे। एंड जो बाकी की सेपरेट कंपोनेंट्स है लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, उनको 3 साल में सिर्फ एक बार आप अल्टर कर सकते हैं, ये भी कंडीशन थी। फर्दर क्वार्टरली आपका रेट रीसेट होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम से कम एक बार 3 महीने में आप रीसेट करेंगे, एंड जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क होगा, एप्लीकेबल स्प्रेड होगा, उसके हिसाब से आप उसको रिन्यू कर देंगे। एंड जो ट्रांजिशनल आपके प्रोविजंस हैं एग्जिस्टिंग लोन्स के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट लिंक्ड लोन है जो आपके बीपीएलआर से, एमसीएलआर से, बेस रेट से लिंक्ड है, वो जब तक आपके रिन्यूअल नहीं हो जाता या जब तक उनका रीपेमेंट है तब तक वो वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन कुछ एक सर्टेन कैटेगरीज होती हैं, एलिजिबल कैटेगरीज होती हैं, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के ऊपर बिना किसी पेनल्टी के शिफ्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये कंडीशंस थी। अब हम पढ़ते हैं यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस को। द बैंक डिसाइड्स to use its 1 year MCLR as a uniform external benchmark rate, तो क्या ये पॉसिबल है? MCLR तो इंटरनल बेंचमार्क है, उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। ऑप्शन बी, द बैंक डिसाइड्स टू ऑफर बोरोअर्स अ चॉइस बिटवीन आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट एंड द 3 months treasury bill yield for housing loans while using only 6 month treasury bill yield for the ऑटो लोन्स ओवर हियर। देखो की गाइडलाइन जो है, बैंक को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा एक लोन कैटेगरी में, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन रहे एंड बोरोस को भी समझने में आसानी रहे। ऑप्शंस नहीं दे सकते डिफरेंट ऑप्शन आप चूज करने के लिए, सो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज द बैंक लिंक्स ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट्स पर्सनल लोन्स टू द आरबीआई रेपो रेट बट डिसाइड्स टू रीसेट द इंटरेस्ट रेट एनुअली। नो, एनुअली नहीं कर सकते, आपको क्वार्टरली रीसेट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। द बैंक अडॉप्ट्स द आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट as the single uniform external benchmark for its entire floating rate personal loan category, ensuring the transparency and standardization. Absolutely correct. तो ऑप्शन जो डी है, that is absolutely correct for this question number second. Now, let's move toward the question number 3. A contractor who has an ongoing project with the government department, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिनका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, दैट बेसिकली असाइंस द फ्यूचर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू बैंक एज सिक्योरिटी। तो उन्होंने असाइन कर दिया, जो फ्यूचर पेमेंट उनको मिलनी थी उन्होंने असाइनमेंट कर दिया बैंक को। द असाइनमेंट इज प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग, हाउएवर द बैंक फेल्स टू सर्व अ नोटिस ऑफ असाइनमेंट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नोटिस जो होता है असाइनमेंट का वो देना जरूरी होता है, जो बैंक फेल हो गया। सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अनअवेयर ऑफ द असाइनमेंट मेक्स अ डायरेक्ट पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो पता नहीं था, उन्होंने बैंक को पेमेंट नहीं करी, उन्होंने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करती है, एंड जिसने डिफॉल्ट कर दिया लोन में, तो लीगल इंप्लीकेशंस क्या होंगी बैंक के लिए, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। So it says the assignment is void from beginning because notice to the debtor is a mandatory condition for this creation, for its creation. अब लीगल प्रिंसिपल की बात करते हैं। असाइनमेंट अगर आप करते हो डेब्ट की या फ्यूचर रिसीवेबल की, राइट, ठीक है, एंड असाइनी को करते हो तो वो बेसिकली राइटिंग में करते हो, लेकिन ये असाइनमेंट इफेक्टिव तभी होगी अगेंस्ट द डेप्टर, ठीक है, जब आप नोटिस ऑफ असाइनमेंट दोगे डेप्टर को। डेप्टर यानी कि कौन है? गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे देने थे तो गवर्नमेंट डेप्टर बन गई, एंड जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्रेडिटर बन गया क्योंकि उसको पैसे मिलने थे। अब इस केस के हिसाब से देखें तो बैंक एंड कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्होंने प्रॉपर्ली एक रिटर्न अग्रीमेंट को साइन किया है कि रिसीवेबल्स उनको मिलेंगे, लेकिन बैंक फेल हो गया कि उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नोटिफाई नहीं करा। अब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको अवेयरनेस ही नहीं है असाइनमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने लॉफुली डिस्चार्ज कर दिया अपनी ऑब्लिगेशन को, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली पे कर दिया।
अब क्योंकि नोटिस सर्व नहीं किया गया था और पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को की गई थी, वो एक वैलिड डिस्चार्ज था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, तो बैंक एनफोर्स नहीं कर सकता असाइनमेंट को अगेंस्ट द डिपार्टमेंट एंड उसको लॉस को बियर करना पड़ेगा, राइट। एंड उसकी रेमेडी क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को ही सू करे, जिसने डिफॉल्ट किया उसको सू करे, दैट्स बेसिकली रिक्वायर्ड। तो असाइनमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगी क्या, ऐसा कुछ रहेगा। असाइनमेंट तो रिटर्न अग्रीमेंट के थ्रू हुई है, अब बैंक फेल हो गया तो डेफिनेटली वो इनवैलिड तो असाइनमेंट को नहीं बताता है, लेकिन बैंक की गलती है तो बैंक को लॉस बियर करना पड़ेगा। ऑप्शन बी, द बैंक कैन लीगली कंपेल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नहीं कंपेल कर सकते भाई, डिपार्टमेंट की गलती नहीं है। द बैंक्स क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल एज द डेप्टर दैट इज द डिपार्टमेंट इज डिस्चार्ज its liability by paying to the original creditor without notice of the assignment, absolutely true। तो ऑप्शन सी जो है that's the correct answer। Now let's move toward the question number 4, which is related to the types of collaterals, जो कि types of collateral से related है। And the question says a bank has provided a cash credit facility against the hypothecation of the finished goods। तो बैंक ने cash credit facility provide करी है against the hypothecation of the finished goods, जो कि बोरोर की फैक्ट्री में पड़ी हुई है। ड्यूरिंग अ स्टॉक ऑडिट के दौरान ये पता लगता है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो था स्टॉक का, ठीक है, वो 3 साल पुराना है, 3 साल से ज्यादा पुराना है, एंड वो एक ऑब्सोलीट प्रोडक्ट मॉडल है जो अब मार्केट में चलता नहीं है। हाउ शुड दिस स्टॉक बी ट्रीटेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन एंड कैलकुलेटिंग द ड्राइंग पावर। तो ड्राइंग पावर के पर्पस के लिए और किसी पर्पस के लिए किस तरह से डील करेंगे। देखो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें रिलेटेड टू डीपी, डीपी का मतलब होता है ड्राइंग पावर, तो सिर्फ करंट सेलेबल मार्केटेबल स्टॉक जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है, जिसके बदले में आप ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करेंगे। अगर स्टॉक ऑब्सोलीट है, डैमेज्ड है, स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है, उसको छोड़ दिया जाता है। ऑब्सोलीट स्टॉक यानी कि 3 साल पुराना स्टॉक है, अब कंटिन्यू नहीं है, मार्केट में चलता नहीं है, या उसकी कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको एज एलिजिबल सिक्योरिटी कंसीडर नहीं करेंगे। एंड डीपी कैलकुलेशन के ऊपर इंपैक्ट उसका ये होगा कि आप स्टॉक में से ऑब्सोलीट स्टॉक को निकाल देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, एंड रिमेनिंग करंट एंड सेलेबल स्टॉक के बेस के ऊपर ही आप डीपी को कैलकुलेट करेंगे एंड उसके हिसाब से ही लिमिट बनेगी। ये चीज यहां पर मैंडेटरी है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एज इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर द वैल्यूएशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ए हो गया गलत। द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट प्राइस और द करंट मार्केट प्राइस, ये चीज ठीक है, लेकिन एज का इंपैक्ट पड़ता है, तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा। The stock's valuation must consider its age and obsolescence, and it should likely be valued at nil or heavily discounted value, as banks must consider the age and marketability of the stock। Absolutely correct, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है that is actually the correct answer here। ठीक है जी। Now, let's move toward the fifth question, which is related to the operational aspects of the loan account। तो operational aspects of loan account हो गया, या बाकी जो चैप्टर्स है टाइप ऑफ चार्जेस कोलेटरल्स, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, राइट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। Question says a large manufacturing unit has a working capital limit of rupees 10 crore from the bank. The bank's credit monitoring team observes from the quarterly information system 2 statement that the actual sales for the quarter were 30% lower than the estimate provided in the QIS 1 statement. And the current ratio has slipped from projected 1.40 to 1.20. What is the most appropriate इमीडिएट एक्शन फॉर द बैंक बेस्ड ऑन द क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रिंसिपल्स? तो क्या एक्शन होगा? देखो क्यूआईएस 1 जो होती है वो एस्टिमेट होता है, बोरर के प्रोजेक्टेड सेल्स होती हैं, करंट रेशियोज होती हैं प्रोजेक्टेड, उनके बारे में बताया जाता है। और क्यूआईएस 2 जो है वो एक्चुअल चीजें होती हैं। अब सेल्स 30% कम हो चुकी हैं और करंट रेशियो ड्रॉप हो गई है 1.20 के ऊपर, जो कि बेंचमार्क से कम है। बेंचमार्क कितना चलता है? 1.33 चलता है, अब उससे भी कम है। अब इसका मतलब है कि लिक्विडिटी में क्रंच तो है, लिक्विडिटी में दिक्कत तो है, वहां पर स्ट्रेन है, एंड डेफिनेटली हो सकता है कि प्रोजेक्शन की ओवर एस्टिमेशन की गई हो बोरोअर के द्वारा। तो जो क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। कम सेल्स हुई है,
कैश फ्लो आपका रिड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। आपकी करंट रेशियो डिटोरेट हुई है, स्ट्रेन हुआ है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में, वो भी आपका एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है, इंडिकेटर है। एंड मोर ओवर बैंक का इमीडिएट एक्शन क्या होगा? बैंक अब बोरोर से एक्सप्लेनेशन मांगेगा, उससे क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि बताओ भाई कि क्या रीजन है, सेल में शॉर्टफॉल क्यों हुआ है, आपकी लिक्विडिटी में डिक्लाइन क्यों हुआ है, आपने करेक्टिव एक्शंस क्या सोचे हुए हैं। अगर तो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी लगी तो ठीक है, अगर ना लगी तो यहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फिर से रीअसेस किया जाएगा एक्चुअल बेसिस के ऊपर। आप ड्राइंग पावर को कम भी कर सकते हैं, उसको कर्टेल कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन दोबारा से नहीं बन जाता, या फिर आप और ज्यादा गहन इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट आप स्टॉक स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं, विजिट्स कर सकते हैं, ये सब चीजें की जा सकती हैं। ऑप्शंस देखते हैं। इमीडिएटली रिकॉल, अगर आप इमीडिएटली रिकॉल कर लोगे वो काफी ज्यादा हार्श एक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली बैंक ऐसा तो नहीं करेगा। इग्नोर द वेरिएंस एज माइनर फ्लक्चुएशंस आर एक्सपेक्टेड, ऐसा भी नहीं है। अर्ली वार्निंग इंडिकेटर है, छोड़ देंगे तो एनपीए बढ़ जाएगा। ट्रीट द वेरिएंस एज अ की पॉइंट फॉर डिस्कशन विद द बोरो टू अंडरस्टैंड द रीजंस एंड असेस इफ करेक्टिव एक्शंस आर नीडेड एज द वेरिएंस इज सिग्निफिकेंस। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं हम रिलेटेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द टाइप्स ऑफ चार्जेस, विच इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो लेंडर होल्ड्स अ मॉर्गेज, लेंडर के पास एक मॉर्गेज है, where upon the borrower's default the lender has the right to approach a court for a decree that absolutely debars the mortgagor of his right to redeem the property, right? This remedy effectively makes the lender the absolute owner. The specific right, known as the right of foreclosure, is uniquely available under which type of mortgage? तो लेंडर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेंडर इज द मॉर्टगेजी, लेंडर इज द मॉर्टगेजी। एंड जो बोरर होता है उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी मॉर्टगेजर। बोरोर इज अ मॉर्टगेजर। अब बेसिकली राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या है? राइट ऑफ फोरक्लोजर इस तरह से समझिएगा। लेट्स टे द केस कि आपके पास है एक बोरोर और दूसरी तरफ है आपके पास एक लेंडर, राइट? तो ये पर्सन है बोरोर और यहां पर है लेंडर जिसने पैसा उधार पर दिया है। अब प्रॉपर्टी जो है वो है इस लेंडर के नाम में, ठीक है, मॉर्गेज इनके नाम में है। अब ये पर्सन ने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया डिफॉल्ट, इन्होंने पैसे पेमेंट नहीं करे। तो लेंडर यहां पर क्या कर सकता है? वो जा सकता है एक कोर्ट के पास। तो लेंडर यहां पर जाएंगे कोर्ट के पास और कोर्ट के पास जाकर के कहेंगे कि ये पर्सन पैसे नहीं पे कर रहा। अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर तो लिमिटेशन होता है 12 साल का, तो हम क्या 12 साल वेट करते रहेंगे? तो आप फोरक्लोजर का राइट हमें दे दीजिए कि ये पर्सन बोरोर जो है पैसे वापस करके अपनी पेमेंट वापस करते हुए, लोन को वापस करते हुए प्रॉपर्टी को रिडीम कराने के लिए हमें ना बोले। तो ये रिक्वेस्ट जो की जाती है लेंडर के द्वारा यानी कि मॉर्टगेजी के द्वारा, उसको कहते हैं फोरक्लोजर। क्या फोरक्लोजर करवा लेते? क्योंकि बोरोर के पास यानी कि मॉर्टगेजर के पास एक अधिकार होता है, दैट इज अ राइट ऑफ रिडेम्पशन। ये होता है राइट ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। अब ये मॉर्टगेजर का राइट है और राइट ऑफ जो फोरक्लोजर है वो किसका राइट है? वो मॉर्टगेजी का राइट है यानी कि लेंडर का राइट है। तो लेंडर अपने राइट को पहले ही एग्जीक्यूट कर लेता है, क्योंकि दोनों में से एक ही राइट एग्जीक्यूट हो सकता है एक टाइम पर, या तो राइट ऑफ रिडेम्पशन चलेगा या फिर राइट ऑफ फोरक्लोजर चलेगा, ठीक है। तो यहां पर लेंडर गया है कोर्ट के पास, तो ये राइट ऑफ फोरक्लोजर है। तो ये कौन सी मॉर्टगेज में होता है? दिस इज अवेलेबल ओनली अंडर द मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, क्योंकि कंडीशनल सेल के अंदर जो सेल किया जाता है प्रॉपर्टी को वो एक ऑस्टेंसिबल सेल होती है, सिर्फ और सिर्फ एक आप कह लो दिखावा होता है कागजों में कि भाई हमने सेल कर दिया, जब पैसे वापस हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी वापस उस पर्सन के नाम पे कर दी जाएगी। ऑस्टेंसिबल सेल होती है, ठीक है। लेकिन अब जब बोरो ने डिफॉल्ट कर दिया तो लेंडर चला गया कोर्ट के पास और राइट ऑफ फोरक्लोजर रह गया। अब यहां पर मॉर्गेज का जो रिडेम्पशन का राइट था वो हो जाएगा खत्म एंड प्रॉपर्टी का ये एब्सोल्यूट ऑनर बन जाएगा अगर इसको ये राइट ऑफ फोरक्लोजर ग्रांट कर दिया जाता है। दोनों ही केसेस में, चाहे राइट ऑफ रिडेम्पशन हो चाहे राइट ऑफ फोरक्लोजर हो, दोनों ही केसेस में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 30 साल का होता है, दैट इज अवेलेबल फॉर 30 इयर्स। आंसर यहां पर क्या रहेगा? आंसर इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, दैट विल बी द आंसर हियर, ठीक है जी। चलो अभी हम चलते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं हम।
A bank is considering granting a loan to an individual against the security of shares. तो बैंक कंसीडर कर रहा है कि एक लोन ग्रांट कर दे एक इंडिविजुअल को शेयर्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट. द टोटल वैल्यू ऑफ द लोन रिक्वेस्टेड इज 25 लाख रुपीज एंड द शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्मेट. Simultaneously, the bank's own investment in the shares of the specific company as pledgee, mortgagee, or owner is nearly 28% of its own paid up capital and reserves. Which statement accurately reflects the regulatory constraints on the bank in this scenario? तो बैंक के ऊपर क्या constraints हैं उनके बारे में हमने बताना है. अब अगर लेंडिंग अगेंस्ट शेयर की बात करें तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करता है बैंक को कि इंडिविजुअल्स को आप शेयर्स के अगेंस्ट लोन दे सकते हो, चाहे वो शेयर फिजिकल फॉर्मेट में है चाहे वो डीमैट फॉर्मेट में है. बैंक शेयर्स के अगेंस्ट लोन देना चाहे तो लोन दे सकते हैं. एंड इंडिविजुअल बोरोज के लिए जो एक्सपोजर लिमिट है वो कैप रखी गई है. अगर फिजिकल शेयर्स हैं तो कैपिंग करी गई है 10 लाख तक की, और अगर डीमैट फॉर्म में है तो मैक्सिमम जो लोन दे सकता है बैंक वो दे सकता है 20 लाख रुपए का. एंड फर्दर इंटरनल लिमिट बैंक चाहे तो और स्ट्रिक्ट भी लगा सकता है. यहां पर लोन कितना मांगा 25 लाख रुपए का. तो ऑलरेडी वो बैंक आरबीआई के जो स्टैंडर्ड सेट किए गए उनके बियॉन्ड है, यानी कि 25 लाख का लोन तो नहीं मिलेगा. दूसरा जो सबसे बड़ा यहां पर दिक्कत आने वाली है डेट्स रिलेटेड टू कि बैंक का जो खुद की शेयर होल्डिंग है, डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से शेयर होल्डिंग है, वो 28% की है. और जो सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो कहता है कि बैंक किसी भी और कंपनी में प्लेजी की तरह, मॉर्गेजी की तरह, एब्सोल्यूट ओनर की तरह 30% अपनी खुद की बैंक की जो पेड अप कैपिटल है प्लस रिजर्व उसका 30%, या जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है उसके 30%, पेड अप कैपिटल के 30%, राइट, जो भी वैल्यू कम होगी उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कर सकता. बैंक ने ऑलरेडी देखो 28% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% का और लोन दे सकता है, उससे ज्यादा का लोन नहीं दे सकता. अगर यानी कि 2% वो 10 लाख है तो 10 लाख का मैक्सिमम लोन दे सकता है, उससे ज्यादा का लोन बैंक नहीं दे पाएगा, राइट. तो बोरोर ने जो रिक्वेस्ट करी है 25 लाख रुपए की, वो तो नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 20 लाख का लोन मिलेगा. और बैंक की साइड पर रिस्क ये है कि बैंक ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है उस कंपनी के शेयर्स में, तो कैपिंग जो है वो 30% के ऊपर है, तो डेंजरसली नियर है 30% की कैप के, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. ऑप्शंस देखते हैं. The bank can grant the full loan, not possible. The bank must restrict the loan up to rupees 10 lakh as this is the maximum principal. No, ये वो physical shares के केस में है. The bank can approve a loan up to rupees 20 lakh for the individual, but it also ensure that the holding of the company share does not exceed 30% of its paid up capital and reserves. Absolutely correct. ये दोनों ही चीजें थी जिनका ध्यान रखना जरूरी है. तो ऑप्शन सी जो है that would be the correct answer. That is going to be the correct answer here. Now, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8. वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें. आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं सो दैट दे विल बी कमिंग टू नो अबाउट लर्निंग सेशंस. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ बैंक इज रिव्यूइंग इट्स इंटरनल प्रोसीजर्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद द फेयर प्रैक्टिस कोड्स फॉर लेंडर्स. A loan application from priority sector borrower for rupees 1.5 lakh was rejected. Which of the following actions by the bank would be considered a violation of the prescribed fair practices code? तो क्या यहाँ पर चीज होगी उसके बारे में हमने बताना है. सो जो कोई भी लोन एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक्नॉलेज करना जरूरी होता है एज पर द फेयर प्रैक्टिसेस कोड रूल्स, राइट. पहली चीज तो ये होती है. एंड अगर 2 लाख तक का कोई भी लोन है तो बैंक को कम्युनिकेट करना पड़ेगा डिसीजन को 2 हफ्ते के टाइम के बीच में. ये भी गाइडलाइन है आरबीआई के द्वारा. और इन केस अगर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो बैंक को कन्वे करना पड़ेगा रीजन इन राइटिंग एप्लीकेंट को, स्पेशली अगर वो स्मॉल बोरोर से रिलेटेड है, लाइक प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड है. फर्दर बैंक को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, चार्जेस से रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड. कोई भी अनफेयर कॉस्ट या अनफेयर चार्जेस आप नहीं लगा सकते हो. अब अगर इस केस में देखें तो बोरर ने अप्लाई किया था प्रायोरिटी सेक्टर लोन के लिए, वो भी 1.5 लाख रुपए के, जो कि 2 लाख से कम है, और लोन को कर दिया रिजेक्ट. तो बैंक फेल हो गया कि उसने रीजन था जो रिजेक्शन का राइटिंग में कम्युनिकेट नहीं किया. वो क्लियर वायलेशन होगी किसकी, फेयर प्रैक्टिस कोड की. यहां पर तो एक चीज बन गई यहां पर ये, राइट. ऑप्शन देखते हैं. द बैंक provided a comprehensive loan application form to the borrower was a loan that was for the particularly priority sector. तो ये बेसिकली जो कोड है वो स्टिपुलेट करता है कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया जाएगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए. ये कोई ब्रीच नहीं हुआ, ये तो ठीक है. ऑप्शन बी, द बैंक एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द लोन एप्लीकेशन राइटिंग, ये भी ठीक है. ऑप्शन सी, द बैंक कम्युनिकेटेड द रिजेक्शन ऑफ द लोन टू द एप्लीकेंट verbally over the telephone
to ensure a quick response. Option C is not correct. In writing it is required. ये चीज जो होती है, this is actually required in writing. In writing डिसीजन देना पड़ता है. So option जो C है, that would be the correct answer for this question. Now let's move toward the question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं. It's related to the types of charges. It's related to the types of charges. So it says that the borrower pledges gold ornaments against a specific loan and subsequently repays it in full. However, the same borrower has a separate unsecured business loan with the same bank which is currently overdue. Based on the rights available to the banker, what is the bank's position regarding the pledged gold ornaments? तो इफ वी टॉक अबाउट द प्लेज, तो सिक्योर्ड लोन जो है वो गोल्ड लोन है जो कि सिक्योर्ड है. ऑर्नामेंट्स को प्लेज किया गया है स्पेसिफिक गोल्ड लोन के पर्पस के लिए. एंड एक बार जब लोन पूरा का पूरा रीपे हो जाएगा, प्लेज जो थी वो खत्म हो गई है एंड बैंक को वो प्लेज गुड्स को वापस करना पड़ेगा. एंड अगर हम बैंक के जनरल लियन की बात करते हैं एज पर द सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये बैंक को ये अधिकार देता है, ये सेक्शन 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो बैंकर का जनरल लियन का राइट है, वो बैंक को अधिकार देता है कि जब तक उसके सभी डेट जो ड्यू हो गए हैं वो वापस नहीं हो जाते, वो क्लियर नहीं हो जाते, जो बैंक है वो गुड्स को, सिक्योरिटीज को रिटेन कर सकता है. लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब जो गुड्स थी वो बैंक के पोजीशन में ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पड़ी हैं. लाइक अगर सेफ कस्टडी में पड़ी है, ठीक है, या डिपॉजिट में पड़ी है, तब लागू होगा. राइट. एंड ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को ओवरराइड नहीं कर सकता. दैट कैन नॉट बी ओवरराइडिंग द सेम. राइट. ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है यहां पर. एंड फिर दूसरी तरफ अगर हम इस केस के ऊपर अप्लाई भी करें, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं वो प्लेज किए गए स्पेसिफिक लोन के लिए, ठीक है, एंड लोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, तो बैंक होल्ड बैक नहीं कर सकता गोल्ड को किसी अनरिलेटेड अनसिक्योर्ड ओवरड्यू बिजनेस लोन के लिए. ऑर्नामेंट्स को वापस करना पड़ेगा बोरोर को, चाहे उसने डिफॉल्ट किया है. तो यहां पर ऑप्शंस देखते हैं. द बैंक मस्ट रिटर्न द ऑर्नामेंट, साथ ही वापस करने पड़ेंगे. ठीक है जी. एज द राइट ऑफ प्लेज एक्सटिंग्विशेस कंप्लीटली अपॉन रीपेमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डेब्ट इट सिक्योर्ड. सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट. तो ये चीज यहां पर बिल्कुल सही है क्योंकि अनरिलेटेड है ना वो. तो ऑप्शन ए जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th. दैट्स रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स, जो कि टाइप्स ऑफ कोलेटरल से रिलेटेड है. So it says when a bank releases documents of title to goods to a borrower without receiving payment, it typically obtains a trust receipt. What is the primary legal effect of this trust receipt in the event the borrower sells the goods but then becomes insolvent before remitting the proceeds to the bank? तो क्या चीज होगी? देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब बैंक फाइनेंस करता है इंपोर्ट्स को, इंपोर्ट ऑफ गुड्स को या गुड्स को अंडर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या फिर प्लेज के अंडर, तो वो होल्ड करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स को, लाइक बिल ऑफ लेडिंग को या रेलवे रिसीट को अपने पास होल्ड कर लेता है जब तक रिपेमेंट नहीं हो जाती. लेकिन कई बार बोरोर को गुड्स चाहिए होती हैं सेल के पर्पज के लिए पेमेंट करने से पहले. उस केसेस में बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर देता है अगेंस्ट द ट्रस्ट रिसीट, जिसको टीआर कहते हैं, ट्रस्ट रिसीट कहते हैं. अब लीगल इफेक्ट क्या होता है कि ऑनरशिप जो होती है या बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक के पास ही रहता है. यानी कि बैंक के पास अधिकार है, ठीक है, गुड्स में. राइट. वो खत्म नहीं होता सिर्फ और सिर्फ बिकॉज कि उसने डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर दिया है. ऐसा नहीं है कि बैंक का जो ओनरशिप राइट था वो खत्म हो गया, बेनिफिशियल इंटरेस्ट खत्म हो गया. सो ट्रस्ट रिसीट के अंदर जो बोरोर है वो गुड्स को होल्ड करता है एंड उसकी सेल प्रोसीड्स को होल्ड करता है इंटरेस्ट फॉर द बैंक, यानी कि बैंक के विश्वास के ऊपर वो गुड्स को या उनकी प्रोसीड्स को होल्ड करता है. अब बोरोर एक्ट करता है एक ट्रस्टी की तरह या एजेंट की तरह. सो बोरोर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी है या बेली है जिसको बैंक ने अपनी गुड्स दी हैं एंड वो एब्सोल्यूट ओनर काउंट नहीं होगा जब तक ड्यूज जो बैंक की वो पे नहीं हो जाती. एंड जो प्रोसीड्स होंगी सेल की वो भी किसको बिलोंग करती हैं, वो भी बैंक को बिलोंग करती हैं, उनको भी रिमिट करना जरूरी है. अब इन केस अगर बोरोर इंसॉल्वेंट हो जाता है बिफोर रिमिटिंग द प्रोसीड्स, तो बैंक डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से क्लेम कर सकता है गुड्स के ऊपर, प्रोसीड्स के ऊपर क्लेम कर सकता है. एंड जो गुड्स प्रोसीड जो हैं वो बोरोर के जनरल एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे, अवेलेबल टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स उसका पार्ट नहीं बनेंगे. तो इस तरह से बैंक जो है वो प्रोटेक्ट होता है अगेंस्ट द बोरोर्स इंसॉल्वेंसी. ठीक है जी.
सो दैट्स द केस। अब ऑप्शंस को देखते हैं। द ट्रस्ट रिसीट कन्वर्ट्स द बैंक्स चार्ज इनटू प्लेज, तो क्या ये चीज होती है? नो, दैट्स नॉट डन। द ट्रस्ट रिसीट एंश्योर्स दैट द गुड्स और देयर सेल प्रोसीड्स आर नॉट अवेलेबल टू द ऑफिशियल रिसीवर एंड मस्ट बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द बैंकर, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि अगर बोरोर लिक्विडेट भी हुआ एंड उसके बेसिकली एसेट्स लिक्विडेटर लिक्विडेट भी कर रहा है, तो अल्टीमेट जो चार्ज बनता है वो बैंक का ही है, यानी कि बैंक के भरोसे के ऊपर उसने रखे हुए हैं बोरोअर ने। तो जो बोरोअर है दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ ट्रस्टी या एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इट्स रिलेटेड टू ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लोन अकाउंट्स। ठीक है, एन इंडिविजुअल एक्चुअली अप्लाइज फॉर अ होम लोन। जो इंडिविजुअल है वो होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं सो एज टू परचेज अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट। एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट को परचेज करने के लिए जो बैंक का आर्किटेक्ट है, ठीक है, जो बैंक का आर्किटेक्ट है इंस्पेक्शन के ऊपर रिपोर्ट करता है कि कंस्ट्रक्शन में बहुत सी डेविएशंस हैं जो प्लान सैंक्शन किया गया था म्युनिसिपल अथॉरिटी की तरह उसके मुताबिक। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजरल गाइडलाइंस फॉर डिसबर्सिंग द होम लोन्स, व्हाट शुड बी द बैंक स्टांस? तो बैंक का क्या स्टांस रहेगा, बैंक का क्या एक्शन रहेगा, उसके बारे में वी नीड टू टेल। की प्रिंसिपल के बारे में समझना है। सबसे पहली चीज है कि क्लियर टाइटल होना चाहिए प्रॉपर्टी का, वैलिड अप्रूवल्स होने चाहिए, लाइक प्लान सैंक्शन जो है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो गया, ये चीजें होनी चाहिए। एंड आपको म्युनिसिपल लॉज के साथ कंप्लाई करना होता है, जो सैंक्शन बिल्डिंग प्लान है उसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है। अगर हम आरबीआई एंड आईबीए की गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान दें तो बैंक जो है उनको इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस नहीं करना होता है, एंड डिसबर्समेंट जो होती है दैट मस्ट बी लिंक टू द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। एंड वो इसके ऊपर है कि आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर का सर्टिफिकेट इस चीज को दर्शाए कि हाँ सभी चीजों के साथ हमने अपनी राय मिलाई है, यानी कि आपके पास क्लियर टाइटल है, वैलिड अप्रूवल है, म्युनिसिपल लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो सब चीजें साथ में शामिल होनी चाहिए। अगर इस केस के ऊपर भी अप्लाई करें तो बैंक का आर्किटेक्ट जो है वो रिपोर्ट कर गया कि सिग्निफिकेंट डेविएशन है भाई सैंक्शन प्लान में, उसका मतलब है कि फ्लैट जो रिस्क है, जो फ्लैट रिस्क है वो अनऑथराइज्ड है, वो बेसिकली इलीगल है, वो बताए गए हैं। ठीक है, बोरोर जो है वो फ्यूचर डिमोलिशन करवा सकता है या उसके ऊपर पेनल्टी ऑर्डर पड़ सकते हैं। बैंक्स के जो मॉर्गेज सिक्योरिटी है वो वीक हो जाएगी, वो डिफेक्टिव हो जाएगी, दैट इज द केस। ठीक है, तो बैंक कैन डिसबर्स द लोन सिंस द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट बट इट शुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दो एंड सेफगार्ड हो जाओगे, नो। द बैंक शुड ऑब्टेन एन एफिडेविट फ्रॉम द बोरोअर प्रॉमिसिंग टू रेक्टिफाई, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सी, द बैंक शुड रिफ्यूज टू डिसबर्स द लोन until it receives certification that the property strictly adheres to the sanctioned plan or the building bylaws. So that is absolutely required, that is very much required। तो ऑप्शन सी जो है that is the correct answer। Now the question number 12, it's related to the types of charges। A customer is having two separate loan accounts with the bank। कस्टमर है, इनके दो सेपरेट लोन अकाउंट है बैंक के पास, लोन ए एंड लोन बी, बोथ ऑफ विच आर ओवर ड्यू, दोनों ही ओवर ड्यू है। कस्टमर मेक्स अ पेमेंट टू द बैंक एंड प्रोवाइड्स अ रिटर्न स्लिप एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दिस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टुवर्ड द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ लोन ए ओनली। लोन ए की तरफ जाएगा, लेकिन बैंक मैनेजर देखते हैं कि लोन बी जो है हायर रिस्क के ऊपर है, अप्लाई कर देते हैं पेमेंट को लोन बी के ऊपर। विच प्रिंसिपल गवर्न्स दिस सिचुएशन? तो ये प्रिंसिपल इसके ऊपर जो लगेगा वो लगेगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। किसके ऊपर? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। तो डेटर के कुछ एक राइट होते हैं। क्या राइट होते हैं? यानी कि अगर डेटर यानी कि जो बोरोर है, राइट, वो पेमेंट करता है और एक्सप्रेसिवली डायरेक्ट करता है, यानी कि एक्सप्लिसिटली उसने लिख के दे दिया भाई कि ये पैसा यहां पे जाएगा, तो क्रेडिटर बाउंड है कि उसी के हिसाब से पैसा एडजस्ट होगा डेप्ट का। पहली चीज, क्रेडिटर का राइट ये कहता है कि अगर डेप्टर ने पेमेंट करी और उसने इंडिकेट नहीं किया तो क्रेडिटर अपनी मर्जी से किसी भी डेप्ट को अप्लाई कर सकता है, ये चीज है। अगर दोनों ही स्पेसिफाई नहीं करते, अगर दोनों पार्टीज यानी कि डेप्टर या क्रेडिटर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते, एप्रोप्रिएशन जो है वो क्रोनोलॉजी का प्रिंसिपल फॉलो करेगा, यानी कि टाइम ऑर्डर ऑफ डेप्ट्स के हिसाब से अमाउंट अप्लाई किया जाएगा। अब इस केस में देखें तो कस्टमर के दो लोन है, कस्टमर ने एक्सप्रेसिवली इंडिकेट कर दिया भाई कि लोन ए के इंटरेस्ट की तरफ जाएगा पैसा। अब इस इंस्ट्रक्शन को बैंक ने कर दिया इग्नोर एंड अप्लाई कर दिया लोन बी के ऊपर, जो कि वायलेशन है सेक्शन 59 की, बिकॉज डेटर ने एक्सप्रेस किया था कि वो चीज किस तरह से होएगी, तो उसका एक्सप्रेशन यहां पर क्या होगा? डिटेल्ड एक्सप्रेशन उसका
डायरेक्ट प्रिवेल करेगा, राइट? सो ऑप्शन देखते हैं यहां पर, द बैंक हैज द डिस्क्रिशन टू अप्लाई द पेमेंट, नो। व्हेन, जब बता ही दिया फिर थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं। द पेमेंट मस्ट बी अप्लाइड एज पर द डेटर्स एक्सप्रेस इंटीमेशन, इफ द बैंक एक्सेप्ट द पेमेंट इट मस्ट अप्लाई टू द लोन इज इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से। एंड अगर आपको कोई भी एक कंसेप्ट समझ में आया ना, तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज इट टेक्स सो मच एफर्ट्स कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहे रूटीन में। सो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड कंप्लीट फ्री कोर्स अवेलेबल है जेआईबी से रिलेटेड, एंड इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिलने वाली है। तो अभी के भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।